हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से कंपटीशन एग्जाम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की जो आपके एग्जाम के लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार सेशन को शेयर कर दें। साथ में जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके के जो इंफॉर्मेटिव और जो फायदेमंद सेशन है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें। तो लगातार आपका सहयोग अपेक्षित है। आपका सहयोग मिलेगा तो एग्जाम तक आपको लगभग हर टॉपिक है उसके क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में, आज के सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज है उस पर अपन चर्चा करेंगे और सारे के सारे अपन टॉपिक वाइज, ऐसे नहीं कि भाई एक क्वेश्चन यहां से ले लिया एक यहां से ले लिया। आपको अपने पास मौका रहेगा स्वयं को सेल्फ चेक करने का कि अभी तक आपने जो पढ़ा है क्या वो इसी के अकॉर्डिंग, क्या आपने जो चीज पढ़ी है वो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है। वो सारी चीज है वो आप यहाँ आसानी से चेक कर सकते हो। इससे पहले भी हमने आपके जो 11वीं और 12वीं की जो अकाउंटेंसी है उनके सारे जो टॉपिक है उनका जो सेशन है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। हमने स्कूल लेक्चर के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, वहां जाएं और तमाम वो सेशन है वो आप ज्वाइन करें। इसके अलावा भी ये सेशन है वो आपका जूनियर अकाउंटेंट है, यूजीसी नेट है, आपकी जो अकाउंट असिस्टेंट की एग्जाम है उनके लिए है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंटेंट है उनके लिए, ईएमआरएस, आपके केवी है, नवोदय विद्यालय, उन तमाम जो बड़ी भर्तियां उन सब में जो सेशन है वो बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। इसे लगातार हमारे साथ जुड़े और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आप पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि अपना जो टारगेट है वो है टारगेट आरईएस, टारगेट सरकारी जॉब। उसके लिए अपन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके सपनों को साकार किया जाए। ठीक है, तो आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करूं और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। देखो, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। आपको फटाफट क्या करना है, रिप्लाई देना है ना, क्योंकि इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आना जरूरी है ताकि पता चले कि कितने विद्यार्थी जो होनहार विद्यार्थी है वो तैयारियों में जुटे हुए। देखो क्वेश्चन क्या है कि हरण किए गए अंशों पर पुनर्निर्गमन के बाद अंश हरण खाते के साथ क्या व्यवहार किया जाता है ना। जो आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है ना, अंश हरण खाता, उनको क्या करोगे आप, उसके समायोजन क्या करोगे अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद। मैंने बताया था कि भाई अंशों का जो भी अंशधारी है वो समय पर मांग राशि का भुगतान नहीं कर पाता है। जैसे उसने फर्स्ट आवेदन चुका दिया, आवंटन चुका दिया, वो फर्स्ट कॉल नहीं चुका पाता, सेकंड कॉल नहीं चुका पाता है, तो उनके अंशों को कंपनी क्या करती है, हरण कर लेती है, जब्त कर लेती है, और उन जब्त किए गए अंशों का क्या कहता है, पुनर्निर्गमन किया जाता है। तो पुनर्निर्गमन के समय अंश हरण खाते को अपन क्या करेंगे, तो नंबर 1 पूंजी खाते में जोड़ा जाता है, संचय और आदि के शीर्षक में दिखाते हैं, पूंजी संचय खाते में स्थानांतरण करते हैं, अंश हरण खाता खुला रखते हैं। बताओ देखें क्या इसका आंसर होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है ना। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्या करेंगे, आपके पूंजी खाते में जोड़ेंगे यानी कैपिटल अकाउंट में जोड़ेंगे क्या, या संचय या शीर्षक में दिखाएंगे, या पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर करेंगे, या अंश हरण खाता खुला रखेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी अपन अंशों का हरण करने के बाद पुनर्निर्गमन करते हैं तो उनकी जो अंश हरण खाते का जो शेष होता है उसे कौन से खाते में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा सी, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे, पूंजी संचय में उसको उस राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो अंश यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को पुनर्निर्गमन के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। देखो
अगला ये रहा आपके सामने, फटाफट रिप्लाई करो देखो, क्योंकि आपने तो तैयारी की है तो आपको सब कुछ आता ही है, तैयारी की है तो आपको तो सारी चीज आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। रिप्लाई करना सिर्फ अपने आप को सेल्फ चेक करते हुए। देखो ये क्या है कि जब तक अंशों का पुनर्निर्गमन न किया जाए, अभी अपने पहला सवाल देखा था उसमें क्या था, पुनर्निर्गमन के बाद अंशरण खाते का क्या समायोजन किया, और यहां पर क्या है कि अंशों को जब्त तो कर लिया लेकिन पुनर्निर्गमन न किया जाए तो वहां पर अंशरण खाते को चिट्ठे में किस प्रकार दिखाते। अब देखो दो कंडीशन अलग अलग हो गई। वहां पर जो परीक्षा में क्वेश्चन होता है वो इस तरीके का होता है, वो अपने को वहां पर पूरी तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। क्यों कंफ्यूज कर सकता है? क्योंकि एक पूछी गई बात है कि अंश हरण करने के बाद उनका पुनर्निर्गमन होता है तो वहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, और दूसरा है कि भाई अंशों को जब्त तो कर लिया लेकिन उनका पुनर्निर्गमन नहीं किया गया है तो वहां पर अंशरण खाते का क्या ट्रीटमेंट होगा, है ना। तो देखो ए दे रखा है कि संचय या आदि के शीर्षक में उनको शामिल करेंगे, बी दे रखा है अंश पूंजी शीर्षक में शामिल करेंगे, सी दे रखा है अंश पूंजी शीर्षक में निर्गमित पूंजी में जोड़कर दिखाएंगे, और चौथा दे रखा दिखाएंगे ही नहीं। आप बताओ, देखिए अब इसका आंसर क्या होना चाहिए। जब तक अंशों का पुनर्निर्गमन न किया जाए यानी रीइश्यू न किया जाए तो वहां पर अंशरण खाते को चिट्ठे में अपन क्या करते हैं, न तो इसमें दिखाते हैं न इसमें दिखाते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आगे, अंश पूंजी में तो दिखाते हैं लेकिन थोड़ा सा आगे, है ना, ये तो होगा नहीं। तो अंश पूंजी शीर्षक में जो आपकी इश्यूड कैपिटल है उसमें जोड़कर दिखाते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी है, वो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब तक अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं किया जाए तो जो आपकी शेयर फॉरफिटेड की राशि है उसे बैलेंस शीट में आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको जो इश्यूड कैपिटल है या निर्गमित कैपिटल उसमें ऐड करके अपने को दिखाना होता है। ठीक है। अब वैसे तो अपन जान सकते हैं कि भाई जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम में क्या है कि प्रीमियम पर अब आप अंशों का निर्गमन कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी कंडीशन आती है बट्टे पे निर्गमन। तो बट्टे पर निर्गमन है वो अब कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद कोई भी कंपनी है वो बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, लेकिन कर सकती है कौन से का, जो आपके स्वेट इक्विटी अंश है जिनको धारा 54 के तहत बट्टे पर निर्गमन किया जाता है ना। जो आपके स्वेट इक्विटी अंश है उनको आप धारा 54 के तहत बट्टे पर निर्गमन कर सकते हो, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा जो 53 है वो सामान्य अंशों को, है ना, सामान्य अंशों को बट्टे पर निर्गमन पर क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। तो धारा 53 और 54 अपने को ध्यान में रखना है। धारा 52 है वो आपकी प्रीमियम से रिलेटेड है। धारा जो 52 है वो आपकी किससे रिलेटेड है, प्रीमियम के रिलेटेड है, उनका उपयोग है, उनका रेशियो है किस तरीके से। धारा 53 है वो आपके समता अंशों का बट्टे पर निर्गमन पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 54 है वो कहती है कि इक्विटी अंशों का आप बट्टे पर निर्गमन कर सकते हो, है ना। इसके अलावा जो प्रविवरण का निर्गमन है ना, प्रविवरण का निर्गमन है वो धारा 270 के तहत है। प्रविवरण का निर्गमन है वो धारा 270 के तहत माना गया है। निर्गमित अंशों का जो अंकित मूल्य है वो कम से कम 5% या सेबी के अनुसार 25% हो सकता है ना। ये भी अपने को ध्यान में रखना, अंकित मूल्य का
कम से कम 5% अपने को क्या करना है, आवेदन पे प्राप्त करना है, और सेबी के अनुसार कितना प्राप्त करना है, 25% वो प्राप्त करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके है। तो जब अंशों का पुनर्निर्गमन न किया जाए तो अनुसरण खाते को पूंजी शीर्षक में निर्गमित पूंजी में जोड़कर दिखाते हैं। ओके है, बढ़े आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, फटाफट रिप्लाई करो, देखो बताओ, देखिए फटाफट क्या है कि भाई पुनर्निर्गमन बट्टे पर किया जाने पर बट्टे की राशि दिखाते हैं। री इश्यू है, उनको बट्टे पे किया जा रहा है तो बट्टे की राशि दिखाएंगे। अंशों के निर्गमन पर बट्टे खाते में, अंशरण खाते में, अंश प्रीमियम में समायोजन करके ऐसा नहीं किया जाएगा। बताओ, देखिए बताओ क्या है कि अंशों का पुनर्निर्गमन बट्टे पर किया जाता है तो वहां पर देखो, जब अंशों का हरण करते हैं ना, हरण पर प्रविष्टि, हरण पे प्रविष्टि होती है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स टू शेयर फॉरफिटेड। ये कब होती है? ये हरण के समय होती है। कब होती है? ये हरण के समय होती है। ये कब प्रविष्टि होगी? ये हरण के समय आपकी प्रविष्टि होगी। अब हरण किए गए अंशों का अपन क्या करेंगे? पुनर्निर्गमन करेंगे। क्या करेंगे? पुनर्निर्गमन करेंगे। तो वहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होगी, क्या होगी? ये इसकी प्रविष्टि होगी। अब बट्टे पे निर्गमन करते हैं तो ध्यान में रखना कि वहां पर, अब जब बट्टे पे निर्गमन होगा तो वहां पर बट्टा नहीं लिखेंगे, वहां पर लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड, है ना। तो पुनर्निर्गमन पर बट्टे पर किए जाने वाले बट्टे की राशि, अगर पुनर्निर्गमन अपन बट्टे पे कर रहे हैं तो जो बट्टे की राशि है उसको कहां दिखाएंगे? शेयर फॉरफिटेड के नाम से दिखाएंगे। ये प्रविष्टि होगी। तो देखो इसमें अंशों के निर्गमन बट्टे खाते में, अंशरण खाते में प्रीमियम, तो देखो शेयर फॉरफिटेड, तो इसका आंसर क्या होगा? बी है वो यहां पर सही आंसर होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, अंशरण खाते में इसको दिखाया जाएगा। अब बताओ, देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना समझ में? आई ना? तो ये अपने को ध्यान में रखना। और फिर जो आपका बट्टे की राशि होगा उसको ट्रांसफर कहां करेंगे? कैपिटल रिजर्व में, यानी शेयर फॉरफिटेड की राशि को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। पुनर्निर्गमन पर जो बट्टा देंगे उसको दिखाएंगे शेयर फॉरफिटेड के नाम से, है ना। अब इसके अलावा इसमें दो चीजें और होती हैं, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। थोड़ा एक बार आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। सेशन को शेयर करते हुए चले, कोई भी साथी वो छूटना नहीं चाहिए। लगातार हमारा जो प्रयास रहेगा कि हर विद्यार्थी तक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो क्लासें हैं वो पहुंचती रहे। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो, ये तो बता दोगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि ऋण पत्र धारक है, क्या है? शेयर होल्डर फंड है, कंपनी के पूंजीदाता, कंपनी के ऋणदाता, कंपनी के आंशिक स्वामी, कंपनी के साधारण देनदार। आप बताओ ऋण पत्र धारक कौन होते हैं? इसके अलावा इसमें आपकी दो चीजें और होती हैं। एक तो आपकी होती है आपकी बकाया मांग,
बकाया मांग। आपको पता बकाया मांग पे 10% ब्याज है वो वसूल किया जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी मांग ड्यू हो गई है और उसने वो मांग की राशि नहीं चुकाई है तो वो किस में आएगी, आपकी कॉल्स इन एरर में आएगी, बकाया मांग में आएगी। ठीक है, एक होती है आपकी अग्रिम मांग, ये होती है 12%, इस पे ब्याज दिया जाता है कि जिस व्यक्ति ने अग्रिम भुगतान कर दिया है उनको उस अग्रिम राशि पर 12% ब्याज दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन सिंपल सा है, फटाफट आपके जवाब आ रहे हैं कि कंपनी के क्या होते हैं, ये ऋणदाता होते हैं, है ना। क्या होते हैं, कंपनी के ऋणदाता, ऋण पत्र धारक होते हैं, वो कंपनी के क्या होते हैं, ऋणदाता के रूप में काम करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, आराम से जवाब दे सकते हो क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड है वो हर तरीके से होता है, हार्ड भी होता है, इजी भी होता है, मीडियम भी होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नोट हो गया, बढ़िया, आगे सारी चीज क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, इसका जवाब आपको देना है। क्या है कि नग्न ऋण पत्र के संबंध में अधिक सही है। जो आपके नग्न ऋण पत्र होते हैं उनके बारे में सबसे कौन सी बात वो स्टिक बैठती है कि मूलधन एवं ब्याज असुरक्षित होता है। कोई भी कंपनी की कोई संपत्ति जमानत के रूप में नहीं रखी जाती है, कंपनी की कोई भी संपत्ति है वो जमानत के रूप में नहीं रखी जाती है। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली कंपनियां इन्हें जारी करती है, यह प्रचलन में नहीं है। बताओ, देखिए नग्न ऋण पत्र है ना, अब इसके बारे में आपका कौन सा जो वक्तव्य सबसे एक्यूरेट लगता है वो आपको बताना है ना। भाई नग्न का मतलब हो गया खुला, और खुला का मतलब क्या होता है कि भाई जो ऐसे ऋण पत्र जो किसी संपत्ति के द्वारा सुरक्षित नहीं रखे गए हैं, जिन पे किसी प्रकार का सुरक्षित चल प्रभार नहीं रखा गया है, वो आपके नग्न ऋण पत्र की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो सुटेबल आंसर है वो बी होगा कि कंपनी की कोई संपत्ति जमानत के रूप में नहीं रखी जाती है। यानी अगर कोई कंपनी डूब जाती है तो निश्चित गारंटी नहीं कि वो राशि चुकाई दे, लेकिन अगर सुरक्षित है किसी से तो उस संपत्ति को बेचकर उस ऋण पत्र धारी को भुगतान किया जा सकता है। नग्न ऋण पत्र में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो किसी संपत्ति की जमानत से सुरक्षित नहीं है। तो इसका सुटेबल आंसर है वो होगा आपका बी। ठीक है, आपका भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आना चाहिए, बी आपका आंसर है तो बी आना चाहिए। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पे है, फटाफट रिप्लाई करना है ना। आपका टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले जवाब कौन देता है। देखो क्या है कि प्रथम ऋण पत्र होते हैं, है ना, फर्स्ट डिबेंचर, जिन पर ब्याज का भुगतान सर्वप्रथम किया जाता है। समापन पर संपत्तियों की बिक्री से सर्वप्रथम इन्हें भुगतान किया जाता है। कंपनी के जीवन काल में इनका भुगतान किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम ऋण पत्र दो ही होते हैं, प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र। इनको ऋण पत्र की कैटेगरी से अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो आपको बताना प्रथम ऋण पत्र वो कौन से होते हैं, है ना, जिन पर ब्याज का भुगतान सर्वप्रथम किया जाता है या सर्वप्रथम भुगतान संपत्तियों की बिक्री पर किया जाता है। अब देखो इसमें सुटेबल कौन सा होगा वो आपका जवाब होना चाहिए। फटाफट इसका जवाब आपको देना चाहिए क्योंकि ज्यादा इंतजार नहीं, आपका भी समय कीमती है क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। भगवान करे अगर फर्स्ट ग्रेड की पदों में वृद्धि होती है तो एग्जाम आगे हो सकती है, बाकी लगभग संभावना वही रहेंगी कि एग्जाम यथा समय ही होगी। ठीक है, तो देखो प्रथम ऋण पत्र वो होते हैं जो समापन पर संपत्तियों की बिक्री से सर्वप्रथम इन्हें भुगतान किया जाता है। जब एक कंपनी का समापन होता है, क्योंकि समापन नहीं होता है तो ब्याज का भुगतान होते चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब समापन होता है
तो इन ऋण पत्रों को द्वितीय ऋण पत्र से पहले भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है ना। तो इन्हें सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है, वो आपके प्रथम ऋण पत्र की कैटेगरी में आते हैं। ओके, ठीक है, समझ गए? बढ़े आगे, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो आगे, आपका जवाब आना जरूरी है जिससे आप अपने आप को चेक कर सको कि भाई आपको कितना कुछ आता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने तैयारी कर ली है और उन तैयारियों को चेक करने का एक मौका है ना। उसी में से जैसे टॉपिक कंपनी है तो कंपनी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि ऋण पत्रधारियों और अंशधारियों में मुख्य अंतर है। ऋण पत्रधारी जो डिबेंचर होल्डर है या शेयर होल्डर है उनमें क्या अंतर है कि ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता, बात तो सही है, और अंशधारी स्वामी है, यह भी सही है। ऋण पत्रधारियों को ब्याज मिलता है, अंशधारियों को लाभांश मिलता है, यह भी कुछ कुछ सही है। ऋण पत्रधारियों को भुगतान किया जाता है, अंशधारियों को भुगतान नहीं किया जाता, ये सही नहीं है, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर ये दोनों है ना वो थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। देखो ये सही है कि कंपनी के ऋणदाता होते हैं, ये एक्यूरेट सही है। ये स्वामी होते हैं, ये एक्यूरेट सही है। लेकिन अब एक्यूरेट में जब स्वामी मान लेते हैं तो अपने को, क्योंकि जो अंश है, अंश के प्रकार आपने नाम सुना होगा अंश। एक होता है आपका इक्विटी शेयर और दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस है ना। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता और अंशधारियों को नाम आता है तो वहां पर अपने को इक्विटी ही मानना है, प्रेफरेंस नहीं मानना। अगर आप दिमाग लगाने लग जाओगे तो वहां पर आपका क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, क्योंकि जो इक्विटी अंशधारी होते हैं ना वो कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी भी होते हैं, जबकि ये स्वामी नहीं होते, स्वामी नहीं होते। इन्हें क्या मिलता है, लाभ में हिस्सा मिलता है, और इन्हें क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। इन्हें क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा, है ना। तो अब यहां पर जब लाभांश की बात आती है तो ये हो गया आपके प्रेफरेंस है ना, ये हो गया आपके प्रेफरेंस। और जो स्वामी होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हो गए आपके इक्विटी शेयर। तो यहां पर अपन दोनों की बात करें तो ये भी इक्विटी, ये भी इक्विटी, क्योंकि दोनों को एक में लेके चलना है। क्योंकि जब भी अंशधारियों की बात आती है तो वहां पर इक्विटी आता है, प्रेफरेंस नहीं आता। तो यहां पर पूछा कि अंशधारी स्वामी होते हैं, यहां पर भी अंशधारी पूछा और यहां पर भी अंशधारी पूछा, तो ये अंशधारी आपकी इक्विटी हो गए। तो इक्विटी अंशधारियों को लाभांश नहीं मिलता, उन्हें लाभ में हिस्सा मिलता। और जो अंशधारी होते हैं, इक्विटी अंशधारी, वो स्वामी होते हैं। तो यहां पर जो एक्यूरेट आंसर है वो यहां पर ए है। क्या है कि अंशधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, सॉरी ऋण पत्रधारी है वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं, और जबकि अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, हो गई सारी डाउट क्लियर? तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए कि भाई ऋण पत्रधारी है वो कंपनी के ऋणदाता है और अंशधारी है वो कंपनी के स्वामी है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने और इसका रिप्लाई आपको करना है, फटाफट रिप्लाई करना है, क्योंकि आप सारे विद्वान हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो ये सारा काम है वो आपके लिए आसान होना चाहिए। ठीक है, क्या है, अंशहरण के अंशधारी को नोटिस देना होगा। अगर आप किसी कंपनी के अंशहरण करते हो तो आपको नोटिस देना होगा, किस हिसाब से या कितने दिन के हिसाब से, बताओ। देखिए कितने दिन पहले देना होगा, 10 दिन के लिए, 60 दिन का, 14 दिन का या 15 दिन का। तो अंशधारियों को नोटिस है वो कितने दिन की सूचना देनी थी, है ना, कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कम से कम 14 दिन पूर्व है वो इसकी सूचना देना अनिवार्य है, जरूरी है, ताकि अंशधारी है वो समय पर भुगतान कर सके। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, फटाफट रिप्लाई कर दोगे, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ना। क्या है कि सेबी की स्थापना हुई, सिक्योरिटी
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में, 1992 में, 1956 में, 1989 में, है ना? बताओ देखिए, तो सेबी की स्थापना है वो हुई थी आपकी 1988 में। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। लेकिन इसने शेयर मार्केट के लिए काम है वो 1992 से स्टार्ट किया था। तो अपने को स्थापना पूछी है तो यही ध्यान रखना है कि सेबी की स्थापना है वो 1988 में हुई थी और शेयर मार्केट के लिए काम उन्होंने 1992 से स्टार्ट किया था। ठीक है, हो गई क्लियर? छोटा सा है, आराम से आप रिप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खास है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, कोई अलग नहीं होता, किसी अलग बुक से नहीं आता। आपके जो पाठ्यक्रम की बुक्स है, सिलेबस की बुक्स है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन होते हैं। बस आप प्रयास आपको करना है कि आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ो और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो हर चीज वो आपको समझ में भी आएगी और उसका रिप्लाई भी आप आसानी से दे पाओगे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त न होने पर राशि लौटानी होगी। न्यूनतम अभिदान यानी आपको 90% है वो आपको आवेदन प्राप्त करने अनिवार्य है। 90% आवेदन प्राप्त करने अनिवार्य है। 90% आप आवेदन प्राप्त नहीं करते हो तो आपको कितने दिन बाद है ना वो राशि लौटानी पड़ेगी? 130 दिन में, 120 दिन में, 60 दिन में, या लौटानी नहीं होगी, है ना? तो आप 90 दिन में अभिदान प्राप्त नहीं करते हो तो आपको 130 दिन में वो राशि लौटानी पड़ेगी। कुल मिलाकर अगले 10 दिन भी मान सकते हो, है ना? क्योंकि जो अभिदान आपका खुला रखना होता है, अभिदान जो खुला का ऑप्शन है वो आपको 120 दिन तक खुला रखना होता है और 120 दिन में आपको 90% प्राप्त नहीं होता है तो 130 दिन में आपको वो राशि लौटानी होती है। और अगर 130 दिन में नहीं लौटाओ तो उसके बाद आपको उस राशि पर 15% है ब्याज है वो चुकाना होता है। ठीक है, तो ये होता है न्यूनतम अभिदान। और न्यूनतम अभिदान के लिए धारा 39 है वो आपकी लागू होती है न्यूनतम अभिदान में, है ना? ठीक है, तो धारा 39 है वो लागू होती है। ठीक, ओके, यहां तक सारी बातें सबकी क्लियर हो गई होंगी। अब किसी साथी को किसी प्रकार का कोई डाउट मेरे हिसाब से अब नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो जरूर आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपके एग्जाम से पहले आपके हर डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यह था आज का एक और शानदार और इंफॉर्मेटिव सेशन जो आपको शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इंफॉर्मेटिव रहा है। अगर ऐसा आपको लगता है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें ताकि ये जो एक मुहिम चला रखी है उसका फायदा हर विद्यार्थी को मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।